मनुष्य की एक जीवन की यात्रा और पूरे समाज की व्यवस्था की तरफ यदि नजर उठाए तो सामाजिक पूरी संरचना में विवाह, शादी, मैरिज ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो व्यक्ति एक दूसरे के बन जाते हैं और एक दूसरे के बन करके एक यात्रा, एक प्रवाह से एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं मैरिज, इसको कहते हैं विवाह, इसको कहते हैं शादी। भारतीय दर्शन में शादी ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। शादी ये कमिटमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है। और कमिटमेंट है तो उसको ब्रेक करने की परमिशन नहीं थी। इसलिए शादी के पीछे एक सोच रहता था कि रिश्ता 7 जन्मों का है। अब ये सोच चला गया है और ये सोच जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन सभी कारणों के मूल में कोई कारण है तो बहुत, मेरे दृष्टि में बहुत अलग कारण है कि दोनों के पास कोई गोल नहीं है कि हमने साथ में क्यों रहना। Why live with? हम क्यों साथ में रहें? एक दूसरे से सुख लेने के लिए, एक दूसरे को टॉर्चर करने के लिए, या शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, वासना पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, इसके लिए हमने साथ में जीना है। वहां से मुश्किल शुरू हो जाएगी। यदि हम केवल शारीरिक सुख के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बहुत मुश्किल मामला हो गया। और उसी के आधार पर ये सारी शादी विवाह संस्था को जो देखा गया, मैं उनको तथाकथित सामाजिक चिंतक कहता हूं, जो ये कहते हैं कि इस संबंध का मूल आधार सेक्स है। सेक्स इस जीवन का आधार नहीं था। इस जीवन का आधार और गोल कुछ और था। और जब से ये सोच बनता गया कि सेक्स के लिए शादी है, तो सेक्स के लिए शादी कहने के बाद तो बात बहुत सीमित हो गई और उसी के कारण से ब्लिसफुल कपल के जगह पर स्ट्रेसफुल कपल हो गया। और स्ट्रेसफुल कपल हो गया तो टेंशन और फाइटिंग और कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार समाज ने बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए कि शादी ये क्या केवल भोग पूर्ति के लिए है, ये केवल सेक्स के लिए है, ये केवल वासना के लिए है? नहीं। और ये तय करना होगा कि इसका लक्ष्य सेक्स नहीं है। सेक्स उस रास्ते पर चला हुआ है, एक छोटा सा पड़ाव है जो हो जाता है, लेकिन वो मेन प्रोजेक्ट नहीं है, वो मेन एजेंडा नहीं है। तो मेन एजेंडा क्या हो सकता है? मैं जब भी ब्लिसफुल कपल का सेमिनार लेता हूँ, उसमें कपल आते हैं, मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ, आपने शादी किस लिए करी? क्या प्रयोजन आपकी शादी का? और किसी के वो तरफ से उत्तर नहीं मिलता है। कोई कहता है कि परंपरा इसलिए कर ली, माँ बाप ने कराई इसलिए कर ली। और जिसके सामने कोई गोल ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है साथ में जीने का, तो साथ में चल कैसे पाएंगे? इसलिए भारतीय संस्कृति विवाह के सामने एक लक्ष्य रखती थी, विवाह के सामने एक ध्येय रखती थी, और वो ध्येय था
एक दूसरे का निर्माण करने का, एक दूसरे में जो कमी है उसकी पूरी करने का। मेल भी अधूरा है, फीमेल भी अधूरी है, दोनों मिलकर के पूर्ण बनते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के जिएंगे और ये लक्ष्य यदि बन पाया तो ब्लिसफुल कपल की यात्रा शुरू होती है। और केवल एक दूसरे से मांगते रहेंगे तो बिगर्स कपल लाइफ होती है, बेगर बनते हैं। और आप जानते हैं कि हमेशा कपल में जो झगड़े होते हैं उस मुद्दे पर होते हैं कि मुझे क्या मिला, मैंने प्रेम चाहा मुझे प्रेम नहीं मिला, मुझे सुख चाहा मैंने सुख नहीं मिला, तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे क्या दिया। और मेरे सामने केवल एक दृश्य आता है कि दो भिखारी एक दूसरे के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं, वो उससे भीख मांग रहा, वो उससे भीख मांग रहा। भिखारी से भीख कभी नहीं मिलती है। तो ये जो ब्लिसफुल कपल में शुरू हो गया मांगने का सूत्र, देने की जगह पर। विवाह संस्था में देने की बात थी और आज कपल लाइफ में लेने की बात आ गई। मैं क्या दे सकता हूं, ये सोच जा होता है, वह व्यक्ति की श्रेष्ठता उजागर होती है। और मैं क्या ले सकता हूं, इसमें व्यक्ति का घटियापन सामने आता है, वो भिखारी बनता है, वो अभावग्रस्त बनता है। यदि इस कपल को ब्लिसफुल बनाना हो तो पहला ब्लिसफुल कपल का पहला एजेंडा होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों चलना चाहते हैं, किस लिए चलना चाहते हैं, क्या पर्पस है, क्या एजेंडा है हमारा। वो एजेंडा मैं इनको तय करने लगाता हूं। और बड़ा आश्चर्य है कि लंबा समय देने के बाद भी ये लोग अपना एजेंडा तय नहीं कर पाते हैं। कि आज के सारे कल्चर ने हमारे सारे पर्सनल एजेंडे बनाया है, जॉइंट एजेंडा हमारा हो ही नहीं पाता है। और वो युगल है, युगल का एजेंडा जॉइंट एजेंडा ही होगा। दोनों का एजेंडा एक होगा तो गवर्नमेंट चलेगी। गठबंधन की गवर्नमेंट तभी चल पाती है जब दोनों का एजेंडा एक हो। दोनों के एजेंडे डिफरेंट होंगे तो गठबंधन में विघटन होना ही होना है। इसलिए जरूरत है एक एजेंडा बनाने की। और एजेंडा बना सकते हैं, बहुत सुंदर एजेंडा बना सकते हैं कि मैं मेरे सहयात्री को उसकी श्रेष्ठता को, उसमें जो श्रेष्ठता है उसको उजागर करूंगा, उसमें जो कुछ है छिपा हुआ उसको मैं ओपन करूंगा, मैं डिस्कवर करूंगा। और यदि पार्टनर अपने पार्टनर की श्रेष्ठता को उजागर करता जाएगा तो उसको श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ जीने का अवसर मिलेगा। एक जनरल डायलॉग मैं पूछता हूं कपल को कि तुमने कभी अपने साथी को, पार्टनर को मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया। और आप जानते हैं कि बनाते रहते हैं। फिर मैं बोलता हूं कि तुम यदि उसको मूर्ख बनाओगे तो तुमको किसके साथ चलना पड़ेगा, मूर्ख के साथ चलना पड़ेगा। तुम अपने पार्टनर को मूर्ख बनाओगे, बुद्धू बनाओगे, शैतान बनाओगे, गधा बनाओगे तो तुम्हें उसके साथ चलना पड़ेगा। तुम यदि अपने पार्टनर को बुद्धिमान बनाओगे, सयाना बनाओगे, शूर बनाओगे, वीर बनाओगे, पराक्रमी बनाओगे, सफल बनाओगे तो तुम्हारी यात्रा भी उसके साथ होगी। इसलिए तय करना है तुमने कि मैंने जिसके साथ यात्रा करनी है उसको मैंने क्या बनाना है। और बनाने का मीनिंग क्रिएशन, मोटिवेशन, नॉट ए लेक्चर। इसलिए ब्लिसफुल कपल की जो कंसेप्ट है, आरंभ ब्लिसफुल कपल की, वो बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है कि मेरे पार्टनर की जिम्मेदारी मेरे पर है और मेरी जिम्मेदारी मेरे पार्टनर पर है। ईच अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे एक दूसरे को बना सकते हैं और क्या बनाना है, और वो सोच सामने आ जाए तो ब्लिसफुल कपल की जर्नी बहुत सुंदर बनती है। लोगों का ऐसा लगता है कि मैं मेरे में सुधार कर सकता हूं। ये सबसे बड़ी
सबसे बड़ी गलत धारणा है ये मिसकंसेप्ट। इस मिसकंसेप्ट ने आदमी को इतना उलझा के रखा कि मैं मेरे में सुधार कर सकता हूं। अरे कभी नहीं हो सकता है। कितना ही मास्टर सर्जन होगा तो उसकी सर्जरी दूसरा ही कर सकता है, वो स्वयं नहीं कर सकता है। आवश्यकता होती है गुरु की, आवश्यकता होती है क्रिएटर की, आवश्यकता होती है मेकर की। और ये लाइफ ब्लिसफुल कपल की लाइफ एक दूसरे का मेकर बनने की लाइफ है। और क्या बनाना है तो मैंने सर्च करना चाहिए कि उसमें क्या योग्यता है जो वो नहीं जानता है लेकिन मैं जानता हूं, और उसको मुझे उजागर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इन दोनों की शक्ति एक हो जाए, इसके लिए एक संपुष्ट मंगल की साधना कि जिसके माध्यम से दोनों एनर्जी के लेवल पर एक हो जाए। एक विचार नहीं चाहिए, एक विचार हो जाएंगे तो सारा रस निकल जाएगा। विचार तो अलग ही होने चाहिए लेकिन एनर्जी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। दोनों की एनर्जी इक्वल होगी तो विचार अलग होने के बाद भी संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष का कारण मतभेद नहीं है, संघर्ष का कारण है एनर्जी इज डिफरेंट। इसलिए प्रयोग करते हैं साधना में कि दोनों का एनर्जी का पैटर्न, दोनों के एनर्जी का कैरेक्टर, दोनों की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, दोनों मिक्स हो जाए एनर्जी के लेवल पर। और वहां से जब श्रद्धा की यात्रा शुरू होती है, फिर उनको पूछता हूं, तुम यदि श्रद्धा के आंख से देख करके पत्थर की मूर्ति को भगवान की पूजा दे सकते हो, तो जिंदा इंसान को तुम श्रद्धा की आंख से देख करके उसको भगवान के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हो? और ब्लिसफुल कपल की थर्ड जर्नी है, थर्ड स्टेप है कि एक दूसरे को भगवान के रूप में स्वीकार करें, श्रद्धा की नजर से देखें, भक्ति से देखें एक दूसरे को। टाइटल है उसका पति परमेश्वर है, पत्नी भगवती है। जब तक पति की नजर में पत्नी भगवती नहीं होती है और पत्नी के नजर में पति परमेश्वर नहीं होता है, तब तक ये सहयात्रा शुरू नहीं होती है। एक आधा वाक्य तो लोगों ने पकड़ लिया कि पति परमेश्वर है, और पति परमेश्वर तो पत्नी कौन है? पुजारन थोड़ी हो सकती है। ये सहयात्रा है, और सहयात्रा जब भी होगी इक्वल में ही होगी। और ये सूत्र उनमें दिया जाता है। चौथा सूत्र दिया जाता है कैसे परस्पर में लड़ाई कैसे करना, फाइटिंग कैसे करना है। कि दो अधूरे व्यक्ति साथ में चलेंगे तो मतभेद तो होंगे, मतभेद होगा तो वार भी होगा। लेकिन वार एक कला है, युद्ध कला है, आर्ट ऑफ वार। ब्लिसफुल कपल में मैं कपल को लड़ने की कला सिखाता हूँ। बहुत जरूरी है कि लोग लड़ते हैं लेकिन बिना ट्रेनिंग के लड़ते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। और लड़ने की कला के साथ लड़े तो उसमें सौंदर्य उभर करके आता है। तो ये तो भारतीय दर्शन है। ऋषभ देव ने सबसे पहले युद्ध कला सिखाई। युद्ध कला है, एक आर्ट है, एक सौंदर्य है उसमें एक शक्ति का जागरण होता है, पर उसकी टेक्निक सिखाता हूं। फिर सिखाते हैं कि कैसे मैं सामने वाले के दुख को समझ सकता हूं, कैसे मैं सुखदाता बन सकता हूं, कैसे हम एक दूसरे को सुरक्षित कर सकते हैं। और ये जब चलता है तो फिर धीरे धीरे कन्फेशन हो जाता है, फॉरगिवनेस आ जाता है, एक दूसरे को स्कोप देने का सोच आ जाता है, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और जब दोनों को स्पेस मिलता है तो कॉम्प्लिकेशन समाप्त हो जाते हैं। और ये पूरा एक ऐसा सुंदर 7 स्टेप्स का एक प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं कैसे फॉरगिवनेस करना। मुंह से, जुबान से नहीं, अंतर हृदय से, शक्ति के लेवल पर सामने वाले व्यक्ति को फॉरगिवनेस की फीलिंग होनी चाहिए। और
ब्लिसफुल कपल में वो सीन बड़ा सेंसिटिव होता है जब मैं दोनों को आमने सामने बैठा करके फॉरगिवनेस कराता हूँ, तो दोनों की आंखों से जो गंगा जमुना बहती है, उस गंगा जमुना में पीछे का सारा पाप जो धुल जाता है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन का विषय नहीं। फॉरगिवनेस इज नॉट ए फिलॉसफी, फॉरगिवनेस इज नॉट ए लॉजिक, फॉरगिवनेस इज नॉट ए प्रोटोकॉल, फॉरगिवनेस इज एक्सपीरियंस। इसलिए फॉरगिवनेस के बाद परमात्मा महावीर फरमाते हैं कि दोनों को आनंद की अनुभूति होती है। क्षमावनायनम बंदे जीवे किम जनई, क्षमावनायनम पल्लायन भावम जनई। क्षमापना के कारण से, फॉरगिवनेस के कारण से दोनों को ग्रेट हैप्पीनेस की फीलिंग हो जाए तो फॉरगिवनेस है। और फॉरगिवनेस के बाद कहीं अहंकार का जागरण हो जाए, कहीं मन में लाचारी का भाव जन्म जाए तो फॉरगिवनेस नहीं है। एक मैत्री का भाव जन्मता है, एक निर्भयता का भाव जन्मता है, उसको कहते हैं फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस के साथ जब यात्रा चलती है, फिर अगला सूत्र आता है जो आज के ट्रेडिशन के बहुत बहुत अलग हट करके। इन दिनों में कपल एक दूसरे का नाम लेकर के पुकारते रहते हैं, और रिश्ते की संस्कृति रिश्ते में नाम लेने को मना करती है। ये जब से नाम लेने का फैशन चल पड़ा है, ढर्रा चल पड़ा है, तब से जिंदगी में से रिश्ते गायब हो गए हैं। जुबान पर रिश्ता नहीं है तो जिंदगी में कहां से आएगा? नाम तो दुनिया के लिए है, एक दूसरे के लिए तो रिश्ता है। इसलिए ब्लिसफुल कपल में थोड़ा सा लगता है लोगों की ऑर्थोडॉक्स का सोच है ये, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये परंपरा नहीं है, ये प्राचीनता नहीं है, ये रिश्ते को जीने की कला है। मैं यदि रिश्ते को जीना चाहता हूं तो मेरी जुबान पर रिश्ता रहेगा, नाम नहीं रहेगा। और उसमें जो लज्जत आती है, उसमें जो आत्मीयता लगती है कि मेरी एक अलग पहचान है, मुझे नाम से नहीं पहचाना जा रहा, मुझे रिश्ते से पहचाना जा रहा है। और जब रिश्ते से पहचाने जाओगे तो रिश्ता जीने मजा आएगा। नाम से पहचाना जाओगे तो तुम्हारा ईगो बढ़ता जाएगा। नाम तुम्हारे ईगो को बढ़ाता है और रिश्ता तुम्हारे इमोशन को बढ़ाता है। सोचो, ईगो के बल पर तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगा कि इमोशन के बल पर मिलेगा। मैं कपल से कहता हूँ कि परस्पर का ईगो मत बढ़ाओ। ईगो बढ़ाओगे तो टकराओगे, परस्पर के रिलेशन के इमोशन बढ़ाओ। इसलिए मैं उनको नाम से पुकारने की मना कर देता हूँ। और साथ में कहता हूँ कि तुम्हारी एक दूसरे की शिकायत तुम्हारी निपटो, उसको बाहर मत ले जाओ। और इस तरीके से ब्लिसफुल कपल का एक कार्यक्रम जो केवल लेक्चर का नहीं है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का है, ऊर्जा के लेवल की, प्राणिक विद्या की, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, एनर्जी गिव एंड टेकिंग की, फॉरगिवनेस की कई प्रक्रिया उसमें सिखाते हैं। और जिसके कारण से बियॉन्ड द थॉट चेंजेस कपल लाइफ में आते हैं। ऐसा ही ब्लिसफुल कपल का कार्यक्रम, इसका एक ही लक्ष्य है कि संसार का जो सबसे प्यारा रिश्ता है, जिस रिश्ते में से सारे रिश्ते जन्मते हैं, ये रिश्ता गायब, सारे रिश्ते गायब। ये रिश्ता है तो सारे रिश्ते हैं। क्योंकि फैमिली हो या परिवार हो या माँ बाप हो, इस रिश्ते का मूल कहाँ पर है? ब्लिसफुल कपल होगा तो ही ग्रेसफुल पेरेंट्स होंगे, और ग्रेसफुल पेरेंट्स होंगे तो ही डिवाइन चिल्ड्रेन होंगे, और यदि ये तीनों होंगे तो ही डिवाइन फैमिली बन पाएगी, और डिवाइन फैमिली बनेंगी तो ही डिवाइन कम्युनिटी, सोसाइटी बन पाएगी। इसलिए सारे रिश्ते का मूल कैसे शुरू होता है तो वह विवाह है। उस विवाह संस्था को आज कानूनों के बंधनों में जकड़ा गया है, आज ईगो और कंपटीशन में जकड़ा गया है, और उस कारण से परस्पर में समरसता नहीं आने के कारण से सब एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहे हैं, एक दूसरे में समरस नहीं हो पा रहे हैं।
एडजस्ट कर रहे हैं। और एडजस्टमेंट कभी भी लंबी नहीं चलती है, एडजस्टमेंट में कभी हैप्पीनेस नहीं आता है। मैं तो ब्लिसफुल कपल को कहता हूँ कि एक दूसरे को एडजस्ट मत करो, डाइजेस्ट करो। तो एडजस्टमेंट करोगे तो कभी ना कभी वो ब्रेक हो जाएगी। ऐसा ये ब्लिसफुल कपल का कार्यक्रम, इसके बहुत डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशनल है। और इसमें साधना भी देते हैं, आराधना भी देते हैं, एक विजन भी देते हैं और एक्शन का एक पैटर्न भी देते हैं, जिसके माध्यम से एक दूसरे के अंदर की भगवत्ता के जागरण करने वाले, भगवत्ता के सहयात्री बनने का यह अनूठा अनुष्ठान कहता हूँ मैं इसको। तो मैं इसको प्रोग्राम भी नहीं कहता हूँ, ये तो अनुष्ठान है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही मूर्ति की पूजा होती है। मुझे लगता है कि ब्लिसफुल कपल में भी दोनों ने एक दूसरे में भगवत्ता की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और वो प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी जाकर के उनके जीवन में ग्रेट हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। और ये हो सकती है, ये होती है, ये होनी चाहिए, इसी भावना से प्रोग्राम चलता है।